अब तो सर आपने बता दिया ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड और मनी बिल रिलेटेड क्या होता है, कैसा होता है, बहुत बढ़िया। हम लोग डिफरेंस समझ के हर स्टेजेस में कैसे कैसे डिफरेंस और पावर कैसे कैसे दोनों घर को अलग अलग दिया गया है, उसी हिसाब से आप अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसको कहा जाता है, इसके रिलेटेड कैसा कैसा पावर है देख लेते हैं, एकदम सिर्फ डिफरेंस के तौर पर जानेंगे। तो सर ये वाला घर भी, ये वाला जो बिल है, ये वाला बिल भी कैसे स्टार्ट हो सकता है? तो याद करो ऑर्डिनरी बिल कहाँ स्टार्ट हो सकता है? आइदर ऑफ द हाउस, लोकसभा या राज्यसभा। मनी बिल ओनली लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सर थोड़ा सा मेरे को परसेंटेज बता दीजिए। देखो परसेंटेज कितना था, 50-50, दोनों घर को बराबर का पावर दिया गया है। तो सर दोनों घर को आपने बराबर पावर दिया है, इसका मतलब क्या कि बिल या तो लोकसभा में ये स्टार्ट हो सकता है या तो राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब मनी बिल को छोड़ के दोनों बिल आइदर ऑफ द टू हाउसेस में स्टार्ट या इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जब ये स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या, एक बार जब ये स्टार्ट हो गया तो उसके बाद अगेन सर वही चीज़, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, 3 रीडिंग होने के बाद में सर इसको 3 रीडिंग का वोट किया जाता है। वोट में या तो पास होगा, वोट में या तो रिजेक्ट होगा। क्लियर है सर? अगर रिजेक्ट हो गया तो कहानी इसका यहीं का यहीं खत्म, और अगर सर अगर यह पास हो गया तो बिल जाएगा दूसरा घर में। क्लियर है? अब बिल जब जाएगा दूसरा घर में तो सेकंड हाउस के पास 2, 3, 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि पहले भी थे। ऑप्शन देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन वही है, फर्क है इस बिल रिलेटेड वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का पावर दिया गया है कि नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ऑप्शन क्या है पहले वो टेबल में रख लेना, फिर उसके बाद वही ऑप्शन को अलग अलग बिल रिलेटेड अलग अलग पावर उनको दिया गया है। कोई ऑप्शन को आप चारों एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के रिलेटेड पड़े, वहीं पे 3 कहीं पे 2 अलग अलग है। ऑप्शन जान लेना कौन सा ऑप्शन किस बिल रिलेटेड अवेलेबल है कि नहीं वो देख लेना। तो सेकंड हाउस रिलेटेड क्या, यहाँ भी 4 ऑप्शन है, या तो हम इस बिल को पास कर देंगे, या तो इस बिल को थोड़ा सा बदलाव करके अमेंडमेंट या रिकमेंडेशन करके इसको थोड़ा सा बदलाव हल्का सा चेंज करके पास कर देंगे और दोबारा घर को भेज देंगे, या तो इस बिल को हम रिजेक्ट कर देंगे, या तो इस बिल को हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा, ये भी सारा ऑप्शन है। यस, ये 4 ऑप्शन जनरली ऑर्डिनरी बिल में था, तो क्या इस घर में भी है? एक बार देखते हैं। तो क्या सर इस घर में पास करने का ऑप्शन है? ऑब्वियसली पास करने का ऑप्शन नहीं हो तो बिल आगे कैसे जाएगा? तो ये वाला ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद पास विद रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, यस ये वाला भी दिया गया है। तो सर ये भी तो ऑर्डिनरी बिल जैसा होगा। अगर मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट हाउस है अगर उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, तो फर्स्ट चीज में या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। अगर इसने रिजेक्ट किया अगेन कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। अगर बिल को सर इसने टोटली रिजेक्ट कर दिया तो फिर से वही रास्ता, कहानी खत्म। अगर इसने कोई एक्शन नहीं लिया तो अरे जब कोई एक्शन नहीं लिया तो भी कहानी खत्म। यहाँ पे कहानी खत्म होने का ज्यादा है। याद है ऑर्डिनरी बिल में क्या था सर? आपने ऑर्डिनरी बिल में तो छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बनाया था जहाँ पे लिखा था जॉइंट सिटिंग, और जॉइंट सिटिंग में लोकसभा को ज्यादा पावर मिलता है। याद है? वही तो कैच है, यही चीज है कि यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान जानबूझ के हटा दिया गया है। ये बोला गया है कि पास करेंगे तो दोनों, वरना इस बिल को प्रेसिडेंट के पास पहुंचाएंगे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना एक जिम्मेदारी का काम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इस इंपॉर्टेंट टास्क में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान लाके अननेसेसरी लोकसभा को ज्यादा पावर देने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर इसीलिए आप यहाँ पे 50-50 लिखे थे क्या स्टार्टिंग में? बिल्कुल सही, समझ में आया कि जॉइंट सिटिंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। या तो बिल पास होगा या तो बिल खत्म होगा, रिजेक्ट होगा। जॉइंट सिटिंग में अनफेयर एडवांटेज लोकसभा को नहीं देना है। क्लियर है? अब यहाँ पे सर समझ में आ गया कि यहाँ पे तो सर रेशियो भी अलग है। रेशियो अलग क्या है? 3 रास्ता है बिल को ओवर होने का और 1 रास्ता है बिल को पास होने का। तो अब समझ में आया सेकंड हाउस को थोड़ा ज्यादा पावर क्यों दिया गया? क्योंकि पहला हाउस ने अगर कुछ भी मन घड़न बना दिया और उसको संविधान चेंज करने का मौका मिल गया, ऐसे ही थोड़ी संविधान चेंज हो जाएगा। सेकंड हाउस को भी कन्विंस करना पड़ेगा और थोड़ा सा भी ऊंच नीच लगा ना, बिल को रिजेक्ट कर देंगे, बिल को एक्शन भी नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार से अगर बिल फंस गया तो डेडलॉक नहीं होता है, जॉइंट सिटिंग में नहीं होगा, डायरेक्ट बिल का कहानी खत्म, अमेंडमेंट गया भाड़ में। अब आते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो सर मान लेते हैं कि पहला घर ने पास कर दिया, दूसरा घर ने पास कर दिया, आपने जो बताया। तो सर यहाँ पे भी तो ऑर्डिनरी बिल जैसा 3 ऑप्शन होता है, करेक्ट? देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। 3 ऑप्शन पहले लिख लेंगे कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वो ऑप्शन क्या इस बिल रिलेटेड प्रेसिडेंट को दिया गया है कि नहीं। तो 3 ऑप्शन क्या पहले वो तो देख लेते हैं। सर ऑप्शन नंबर ए, बिल को असेंट दे देना। असेंट दे देना मतलब बिल को रेटिफाई कर देना। ऑप्शन नंबर बी, असेंट नहीं देना, नो असेंट। ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न कर देना। अच्छा, तो सर जनरली ये 3 ही ऑप्शन तो होता है प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनरी बिल में क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन था। मनी बिल में क्या था? पहला, दूसरा तो था, तीसरा नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पे तो इसका मतलब तीसरा बिल में तो ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को ये ऑप्शन भी हटा दो, ये ऑप्शन भी हटा दो, सिर्फ एग्री करेगा। यस, ऐसा ही है। तो पहला ऑप्शन जब था ऑर्डिनरी बिल तो पहला सी ऑप्शन और बी और ए तीनों उसके पास पावर था। जब आया मनी बिल तो सी हट गया, जब आया अमेंडमेंट बिल तो सी और बी ये दोनों पावर डिसेबल हो गए। मतलब प्रेसिडेंट के पास ये दोनों पावर रहता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये तो पावर डिसेबल हो गया, बिल्कुल ही नहीं रहता है। मतलब प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है। संविधान का संशोधन के समय प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है और जब ये असेंट देता है प्रेसिडेंट तब बिल एक्ट बन जाता है। सो आई होप आपको ये तीनों बिल के बारे में समझ में आया होगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो भी पार्लियामेंट रिलेटेड पार्ट मैंने वीडियो बनाया आप उस सारे को देख लीजिए। सारे को देखने के बाद आप ये लास्ट पार्ट को देखिए। लास्ट पार्ट को देखने के बाद हम जब आगे चैप्टर्स करेंगे, प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, काउंसिल मिनिस्टर हुआ और आगे करेंगे, मैं सबसे आखिरी में इसका एडवांस क्लास लूंगा। जनरली ये भी मैं आखिरी में बताता था बट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और समझ में आए। वो चीज को हम लास्ट में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि देखो अभी अगर मैं बता दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता सकता हूं, मैं आराम से उसको बताऊंगा, कवर कर लूंगा, मगर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाओगे? क्योंकि यूनियन पार्लियामेंट आपका पहला चैप्टर है। आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर सब कुछ पढ़ना है। वो सब कुछ पढ़ने के बाद एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपका होगा। जब
ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, उसके बाद एडवांस क्लासेस में लोकसभा को कब ज़्यादा पावर मिलता है, राज्यसभा को कब ज़्यादा पावर मिलता है, आपको सब समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ।